अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो रेवेन्यू साइकिल का बिल्कुल लास्ट है, पेशेंट बिलिंग है। तो पेशेंट बिलिंग के लिए जो हमने प्रोटोकॉल करना है, पेशेंट बिलिंग हम किस किस सूरत में कर सकते हैं? पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होती हैं? अच्छा, रेवेन्यू साइकिल का हमने हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू साइकिल का एंड होता है क्या? पेशेंट बिलिंग। पेशेंट बिलिंग और कलेक्शन। पेशेंट में क्वेश्चन किया था कि पेशेंट बिलिंग किन किन सूरतों में होती है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, या किन किन सूरतों में पेशेंट को बिल करेंगे हम? हम्म। हाँ, कोई इंश्योरेंस छोड़ती है, अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस ना हो तो। और या फिर क्लेम जो है आपका डिटेक्टिबल में कवर हो तो पेशेंट को बिल करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इंश्योर हाँ, क्या? डिटेक्टिबल वो अमाउंट होती है, इंश्योरेंस कंपनी अपनी पेमेंट स्टार्ट करने से पहले एक अमाउंट होती है, फिक्स्ड अमाउंट होती है, जिसे जिसे ना, कहाँ से कटी? नहीं, वो देता है ना, वो हर दफा वो विजिट करेगा तो उसका जो क्लेम है ना, वो डिटेक्टेबल में कवर होगा। वो तब पे करेगा, जाके कैश में पे कराएगा या फिर ओ करके जाएगा, उसको बाद में बिल होगा। ठीक है। देखो, डिटेक्टेबल एक ऐसी अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, जो इंश्योरेंस लेते वक्त, पॉलिसी लेते वक्त डिसाइडेड हो चुकी भी होती है। और वो अमाउंट है जो क्या होता है, पेशेंट ने पे करनी होती है डॉक्टर को। ठीक है, अपने इन साल के इनिशियल विजिट्स के ऊपर पे करनी होती है। अब वो क्या होता है कि जब वो विजिट करेगा डॉक्टर को, तो तब जाके उसने डिटेक्टेबल करना है ना। और डिटेक्टेबल जो होती है वो उसको तब मेट होता है कि उसने जो जो अमाउंट रखी थी, फिक्स अमाउंट, वो पहले पेशेंट पे कर ले और उसके बाद इंश्योरेंस पे करना शुरू करती है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर ने उसे चेक किया, उसका इनिशियल साल का विजिट था जो तो वो उसने डिटेक्टेबल में कवर कर दिया। अब वो जरूरी नहीं है डिटेक्टेबल की अमाउंट उधर दे के दिया था, उसे क्या पता इंश्योरेंस ने कितना डिटेक्टेबल में रखा था। ठीक है। अब क्या होगा, क्लेम बनेगा, वैसे ही इंश्योरेंस को सबमिट होगा, और इंश्योरेंस अमाउंट का जैसे अलाउड अमाउंट हमारी होती है, जो उसकी अमाउंट होती है डिटेक्टेबल की अमाउंट, उसमें वो उसको कवर करके वो वापस ईओबी भेजेगा, हमारे पास आएगी, तो हम उसमें डिटेक्टेबल की एंट्री करेंगे और उसके बाद पेशेंट को बिल करेंगे। ठीक है, कि इतना तुम्हारा डिटेक्टेबल था, उसको रीजन बताएंगे कि ये तुम्हारा डिटेक्टेबल है। उसको एकदम से नहीं पता कि उसका अगर 1000 डिटेक्टेबल होगा साल के लिए, तो पहले विजिट में जाके वो 1000 नहीं जमा करा के आएगा, कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ आई अब? उसके अलावा क्या होता है, इंश्योरेंस इनएक्टिव होगी तो फिर तभी उसको बिल हो सकता है, या ऐसे तमाम वो बेनिफिट मैक्सिमम अगर पूरा हो गया है तब भी हो सकता है। लेकिन ये डिफरेंट सारे सिनेरियोज हैं, उनमें पेशेंट बिलिंग के लिए हमें एक प्रोटोकॉल रखना पड़ता है। हम ऐसा नहीं होता कि भाई जितने पैसे हैं तो पेशेंट को बिल करें और करते जाएं उसको, वो बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है। या दोबारा कॉल करते जाए और कहें कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, उसको बॉदर नहीं करेंगे, इतना ज्यादा उसको तंग नहीं करेंगे। क्या? 65 प्लस 65 प्लस डिसेबल और टर्मिनल इल जो होते हैं, ऐसे डिजीज। What is a patient billing? Patient billing is a process which patient are notified to pay their portion. जो अपने पोर्शन के लिए नोटिफाई कराया जाता है, उनको एक स्टेटमेंट भेजी जाती है। पेशेंट को क्यों बिल किया जाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेशेंट के पोर्शन के बारे में, डिटेक्टेबल को इंश्योरेंस कोपे के लिए, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो उनके लिए किया था। ठीक है, और ऐसी तमाम चीजें जो अगर उसके प्लान में कवर नहीं थी उसने ले ली, तो उनके लिए भी पेशेंट को बिल करेंगे। अब ये एक स्टेटमेंट है, अगर इसको गोल से देखो तो इस तरह की पेशेंट की स्टेटमेंट आती है।
जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन पूरी लिखी होती है, पेशेंट के क्लेम की सारी डिटेल लिखी होती है। इंश्योरेंस ने क्लेम अगर प्रोसेस किया है तो उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस ने इतना पे किया और आपका इतना पोर्शन बचा था। ठीक है। पेशेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू नोटिफाई द पेशेंट लिस्टिंग द अमाउंट शी ओज। Patient statement display not only patient charges but also payment, adjustment and write-offs, totally final balance। ठीक है, सारी डिटेल्स होती है कि इतना क्लेम हमने बिल किया था इतने पैसों का, इतना पे हुआ था, इतनी आपका पोर्शन है, इतना राइट ऑफ। ठीक है, पेशेंट स्टेटमेंट में ये सारी चीजें होती हैं। अब पेशेंट स्टेटमेंट के अलावा क्या होता है, बीआरसी होती है। बीआरसी क्या होती है, बैलेंस रिमाइंडर कॉल। ठीक है, इस बीआरसी का मतलब बिस्मिल्लाह रिफ्रेशमेंट सेंटर नहीं है, बैलेंस रिमाइंडर कॉल है। कोई खाते हो ना उसके रोल पिंडी में जो रहते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है उसका, और होली फैमिली का जिसका चक्कर लगता है तो दे आर सो मच फेमस बीआरसी के रोल। अच्छा, अब ये बीआरसी क्या होती है, बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स होती है। बैलेंस रिमाइंडर कॉल ऐसे ही होते हैं कि जैसे हमारे आईवीआरएस होते हैं, तो एक कंप्यूटर जनरेटेड कॉल होती है, पेशेंट को जाती है पेशेंट के नंबर के ऊपर, और वो उसको बताती है तुम्हारा ये बैलेंस रह गया था, इतना बैलेंस है। ठीक है, एक पेपर स्टेटमेंट है और एक बैलेंस रिमाइंडर कॉल, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव जाती है, या बैलेंस रिमाइंडर कॉल जाएगी या पेशेंट स्टेटमेंट जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने स्टेटमेंट भेज के दोबारा से कॉल भी करी, हमने स्टेटमेंट भेजी थी देख लेना। या या ऐसे देखो, ये एक सिचुएशन कि हम किसी बंदे को बार बार बता रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा आएगा ना उसको। नहीं, होली फैमिली वाले नहीं थे, होली फैमिली से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, वो मैंने बीआरसी से होली फैमिली का ताल्लुक था। बीआरसी होली फैमिली के सामने एक रिफ्रेशमेंट सेंटर है, उसका नाम। ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम उतना ही सोचो जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, फिर मैं तुम लोगों को इसका ड्रामा बताऊंगी अपनी क्लास में। ठीक है, बीआरसी क्या होती है, सब्सिक्वेंट पेशेंट स्टेटमेंट। पेशेंट आर आल्सो नोटिफाइड थ्रू द बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स। कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंट करेंगे किसको, पेशेंट स्टेटमेंट के बजाय बैलेंस रिमाइंडर कॉल से भी पेशेंट को उनके पोर्शन के बारे में जो वो होकर के गए हुए थे या रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके लिए उसको बताया जा सकता है। ई स्टेटमेंट पेशेंट कैन आल्सो एनरोल इन द ई स्टेटमेंट फीचर। ई स्टेटमेंट फीचर किधर होता है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है ई स्टेटमेंट फीचर। तो ई स्टेटमेंट हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक स्टेटमेंट उसको। तो इसके इसके ई स्टेटमेंट से भी हम नोटिफाई करा सकते हैं पेशेंट को कि क्या, कि उसका पोर्शन। A feature of facility patient can see the e-statement online using the web portal or the mobile applications में भी ये statement mobile applications में भी ले सकते हैं। ठीक है, alerts ले सकते हैं उसके। डॉर्मेंट फेज हम पढ़ेंगे। डॉर्मेंट कौन सा फेज, वैसे डॉर्मेंट का क्या मतलब होता है, नहीं सुना? डॉर्मेंट वो होता है कि जब हम कुछ भी नहीं करते, मतलब सोचते हैं कि आगे क्या करना, लाइक बिल्कुल इनएक्टिव होके इनएक्टिव होता है बेसिकली। अगर इसको नहीं, देखो इनएक्टिव और फारग में बहुत फर्क है। इनएक्टिव मीन कि अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, छोड़ दिया है, जो कर रहा था उसको छोड़ दिया, अभी थोड़े टाइम के लिए क्या हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। डॉर्मेंट का मतलब होता है, डॉर्मेंट की स्टेज होती है। ठीक है, डॉर्मेंट इज अ स्टेट ऑफ द रेस्ट और इनएक्टिव। It is a balance reminder, remains unpaid for the certain defined time period. It is referred to the dormant balance. अब वो कह रहा है कि dormant एक inactive stage है, जब बैलेंस आपको बैलेंस रिमाइंडर कॉल या स्टेटमेंट भेजी जाए, एक स्पेसिफिक जो पोर्शन उसका भेज दिया जाए, उसके बाद भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, इनएक्टिव हो जाएगा, डॉक्टर नहीं भेजेगा, स्टेटमेंट्स नहीं भेजेगा, बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स नहीं भेजेगा। डॉक्टर में भी डिसाइड आइदर राइट ऑफ बैलेंस और द मूव टू द कलेक्शन। उस टाइम में डॉर्मेंट का जो स्टेज है, जो 90 डेज के बाद आता है उसकी स्टेटमेंट के बाद, उस वक्त डॉक्टर फिर फैसला करता है कि अब मैं क्या करूं, इसको बैलेंस माफ कर दूं पेशेंट को या इसे कलेक्शन में भेजूं। कलेक्शन बेसिकली कलेक्शन एजेंसी है। जब हम कलेक्शन एजेंसी में किसी को मूव करते हैं, जैसे हमारे लोग टैक्स नहीं पे करते तो कलेक्शन एजेंसी उसे पे करवाती हैं जबरदस्ती। तो जब पेशेंट को के जो पोर्शन है उसको कलेक्शन में मूव कर दिया जाएगा, तो हम या बिलिंग कंपनी या डॉक्टर उससे नहीं मांगेगा पैसे, बल्कि कलेक्शन एजेंसी जाके मांगे। ठीक है, पैसे निकलवाते हैं वो। कलेक्शन इज द एक्टिविटी टू रिकवर द पेमेंट फॉर ऑल द अनड्यू बिल्स। ठीक है, यहां तक समझ आई? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, अच्छा, अब ये
इसी चीज को हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसको मैंने इसको थोड़ा सा एक आप ये अगर पिक्चर को देखो तो ये बहुत ज्यादा क्लियरली बता देगी कि बेसिकली क्या आपका साइकिल चलता है, बिलिंग साइकिल। बिलिंग ऑफिसर फॉलो द 90 डेज ऑफ द टिपिकल बिलिंग साइकिल। ठीक है, बिलिंग ऑफिसर्स जो हैं, जितनी बिलिंग कंपनीज है मोस्टली टिपिकल, इसके अलावा भी पेशेंट डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बिलिंग साइकिल को आगे पीछे किया जा सकता है, अगर आपका डॉक्टर इंस्ट्रक्शन को देता है स्पेशल। लेकिन नॉर्मली 90 डेज का ये साइकिल होता है। हाउ एवर डॉक्टर में बी चूज द टाइम और फ्रीक्वेंसी। वही बात की हमने डिस्कस कर ली कि डॉक्टर अपनी एसओपीज के मुताबिक बता सकता है अगर इसको ज्यादा या कम करना चाहे वो। मूवमेंट ऑफ द बैलेंस और द कलेक्शन इजेंटली स्पेशली अ प्रोवाइडेड डिसीजन। जो हम कह रहे हैं कि कलेक्शन जहां पे डोरमेंट का स्टेज स्टार्ट हो गया उसके बाद तो वाकई वो टाइम ले सकता है कि उसने बैलेंस माफ करना है या कलेक्शन एजेंसी को भेजना है। अब हम कहते हैं कि जैसे आज हमने पेशेंट को स्टेटमेंट भेजना शुरू किया है, तो डे 1 है आज हमारा। ठीक है, डे 1 पे हमने पहली पेशेंट स्टेटमेंट भेजी। ठीक है, पेशेंट स्टेटमेंट कौन सी थी? जो हमने एक आइटमाइज फॉर्म में एक पेपर भेज दिया उसको, यहाँ पे बैलेंस हमने बता दिया कि तमाम उसका जो ड्यू बैलेंस है उसकी डिटेल क्या है, इंश्योरेंस से प्रोसेस किए थे क्लेम और उसका पोर्शन इतना छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 30 डेज को वेट करेंगे। ठीक है, 30 डेज को वेट करने के बाद हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेटमेंट भेजेंगे। या तो सेकेंड स्टेटमेंट भेजेंगे पेपर की, या पहली बैलेंस रिमाइंडर कॉल करेंगे। क्योंकि पहली होगी ना, पहले तो हमने स्टेटमेंट भेजी थी, बैलेंस रिमाइंडर कॉल तो नहीं की थी। लेकिन और, ठीक है, और का मतलब है या तो स्टेटमेंट जाएगी या बैलेंस रिमाइंडर कॉल से। ठीक है, ये बात याद रखना कि दोनों साथ नहीं जाएंगी कभी। ठीक है, 30 डेज में ऐसे होगा। फिर हमारे 60 डेज हो गए तो थर्ड स्टेटमेंट जाएगी, और अगर बैलेंस रिमाइंडर कॉल गई तो कौन सी जाएगी? सेकंड जाएगी। ठीक है, 90 डेज में क्या होगा? 90 डेज के बाद एडिशनल बैलेंस रिमाइंडर स्टेटमेंट जाएगी। ठीक है, एक 90 डेज के बाद बैलेंस रिमाइंडर स्टेटमेंट जाएगी। क्या आपकी अगर बैलेंस रिमाइंडर कॉल जा रही है, वैसे रिटर्न स्टेटमेंट जाती है। या प्री कलेक्शन लेटर जाएगा। प्री कलेक्शन लेटर और बैलेंस रिमाइंडर कॉल स्टेटमेंट में क्या फर्क है? बैलेंस रिमाइंडर स्टेटमेंट में तो ये बताया ना आपका ड्यू बैलेंस है भाई, वही जो हम भेज रहे थे वो दोबारा भेजा है। प्री कलेक्शन लेटर में हम ये भेजेंगे कि आपने पैसे देने हैं या हम आपको कलेक्शन एजेंसी में मूव करें। ठीक है, बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप इसे धमकी समझे, आप इसे आगाही समझे, अवेयरनेस समझे, जो मर्जी समझे, लेकिन ऐसा होने वाला है आपके साथ। ये 30 डेज बाद लगा में क्या होता है कि 30 दिन बाद तो कोई भी पूछ सकता है ये कुछ तो पूरे सॉफ्टवेयर में जिन लोगों के 30 स्टेटमेंट भेजी होती है तो उसके बाद दोबारा 30 डेज में चेक करते हैं, उनके अलर्ट लगाए हुए होते हैं। हमने खुद अपने अलर्ट लगाए होते हैं, और हर दिन पेशेंट स्टेटमेंट के पोर्शन में जाके देखते हैं कि आज किसका 30वां पूरा हो गया दिन। ठीक है, पेशेंट बिलिंग भी ऐसे ही करनी पड़ती है। उसके बाद 30 डेज में क्या कर चला गया? हमने बताया था कि आपके 90 डेज हो गए तो ये लेटर जाने के बाद डॉक्टर चला गया डॉर्मेंट में। ठीक है, 90 डेज पूरे हो गए, वो डॉर्मेंट में चला गया, और डॉर्मेंट में जाने के बाद फिर वो डिसाइड कर रहा है, वो टाइम ले सकता है जितना मर्जी, महीना ले, जितना महीने से ज्यादा ले, अभी वो डिसाइड कर रहा है, ये टोटली उसके ऊपर है। उसके बाद वो क्या करेगा? या तो उसको माफ कर देगा पैसों को, या फिर उसको कलेक्शन एजेंसी को भेज दे। ठीक है, इतना सा था। ये आपका रेवेन्यू साइकिल खत्म। इसके बाद हम रिवाइज करेंगे। पेशेंट को बिल कर दिया ना हमने, खत्म हो गया पैसे, उससे भी निकलवा दिया, उसे भी कलेक्शन एजेंसी के हवाले कर दिया। अब क्या करना था हमें? अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो करेगी कलेक्शन एजेंसी करेगी। क्या पता, अमेरिकन की कलेक्शन एजेंसी तो ज्यादा, कोई गोरों की मूवीज देखो तो उसमें पता चलेगा कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए इंडिया में तो जाते हैं ट्रांसजेंडर रखे हुए उन्होंने, सही तालियां बजा बजा के टैक्स लेते हैं। यहाँ पे कलेक्शन एजेंसी का मुझे आइडिया नहीं। इतने थोड़े बैलेंस के लिए एफपीआर वाले तरह दूध ना देने, यहाँ बड़े बड़े घपलों के ऊपर वो देखते हैं। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। ये हमारा रेवेन्यू साइकिल हो गया खत्म।
आप लोगों के रह गए थे कुछ डिनाइल्स, हम उन्हें देख लेते हैं। जो आप लोगों के रह गए थे वो तो आसान था, दूसरा हमने जो पढ़ा था। अपील ड्राफ्टिंग तो आसान थी ना, डिनाइल मैनेजमेंट को देख लेते हैं, तो रैंडम सा देख लेते हैं जहां से आप लोगों का रह गया। कहाँ से रह गया था? कैपिटेशन पढ़ा था आपने? आप लोगों का कैपिटेशन हुआ था अमन? गुड, गुड जॉब। हो गया था मुझे लगता है। कैपिटेशन वो लमसम अमाउंट ही जो फिर हम सेलिंग लिमिट भी पढ़ ली थी हमने, 50 पढ़ी थी, डीम टू मेडिकल नेसेसिटी तुमने तो पढ़ी थी राहिल, तुमने अगला भी पढ़ा था। नॉन कवर चार्ज, हाँ इनका पूछ रही हूँ, ये रह गया था ना इनको, जो कल हमने पढ़ा था। नॉन कवर पढ़ना है। अच्छा, नॉन कवर चार्जेस नाम से जाहिर है कि कवर नहीं हो रहे होंगे। नॉन कवर चार्जेस 3 तरह के होते हैं। एक, पेशेंट के प्लान में ही कवर नहीं थे, पेशेंट जब प्लान लिया था तो वो सर्विसेज कवर नहीं थी जो सर्विसेज उनसे लेने के लिए आ गया है या ले के चला गया है। और दूसरा ये है कि प्रोवाइडर के प्लान में कवर नहीं थी, यानी कि उसकी स्पेशलिटी नहीं थी, वो सर्विसेज देना शुरू हो गया। उसको बहुत ड्रिप लगाने का शौक है, वो डॉक्टर ही किसी और चीज का ड्रिप लगाई जा रहा है। कोई कोई डॉक्टर्स होते हैं ना, कोई कोई डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं बस अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना। मतलब जरूरत है कि नहीं अपेंडिक्स निकाल दो, ठीक है। नहीं तो वो सर्विसेज करेंगे तो जब उसकी स्पेशलिटी नहीं थी तो उसको क्यों पैसे देगी इंश्योरेंस? तो उसको किसने कहा था ओवर स्मार्ट मैंने अपनी स्पेशलिटी का? क्या क्या? हाँ, अपेंडिक्स निकालते हैं। अपेंडिक्स सजा का नाम है। और अपेंडिक्स में मसला जब होता है तो अपेंडिसाइटिस होता है वो। रॉ अब वापस खाने शुरू हो गए। रॉ रॉ कहते हैं, रॉ जो वेजिटेबल्स होती हैं ज्यादा अच्छी होती हैं, थोड़ा सा सॉटे कर दो। रॉ, रॉ, RAW, रॉ कच्ची सब्जियां जो होती है ना, आम खाम जो उर्दू में लफ्ज होता है उसकी अंग्रेजी। नहीं, घास फूस नहीं खानी उसने, फिर उसके बाद घास फूस नहीं चढ़ सकता, घास फूस नहीं चढ़ सकता उसके। अच्छा, वो दोबारा इधर आते हैं। अच्छा, patient avail the services that were not covered in the patient in her or his plan, ठीक है, उसके प्लान में कवर नहीं था। Provider perform the services conflicting her healthcare specialization. Submitting the services may be declared non-covered subjected to the services is no longer covered benefit, कि वो इंश्योरेंस ये कवर बेनिफिट दे ही नहीं रही। नॉन कवर DME सप्लाईज, DME बताया था कि क्या होता है, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे हमारे जूते होते हैं, मेडिकेटेड शूज आते हैं, उनके अंदर सोल पड़ते हैं, बसाकियां होती हैं, व्हील चेयर्स होती हैं, ये DMEs होते हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं शूज है, ऑर्थराइटिस इन द कवर बेनिफिट। नॉन कवर डेंटल सर्विसेज, ऐसे भी हो सकता है कि जैसे डेंटल सर्विसेज हैं नॉन कवर मेडिकल को कर रही है, या डेंटल सर्विसेज कवर नहीं थी, मेडिकल सिर्फ कवर था, जैसे मैंने बताया था ना, डेंटल बिहेवियर, डेंटल हेल्थ होती है, बिहेवियर हेल्थ होती है, VN होती है, मेडिकल होती है। इसमें से फिर देख लेते हैं कि कौन सा प्लान बेसिकली कवर कर रहा था, ठीक है। ये देखते हैं ये कैसे पता चलता है हम लोगों को। हम ये जब देखते हैं एडिशनल रिमार्क कोड लिखा हुआ था, ठीक है, तो एडिशनल रिमार्क कोड में बेसिकली लिखा होता है कि क्या चीज नॉन कवर है, पेशेंट के प्लेन में, प्रोवाइडर के प्लेन में, ये सारी चीजें। अगर हमें नहीं पता चलता उसके बावजूद, कोई हमें रिमार्क कोड नहीं मिल रहा होता, तो फिर हम इंश्योरेंस को कॉल करके डिटेल्स पूछते हैं, ठीक है। तो अगर तो पेशेंट के प्लेन में नॉन कवर होगा तो पेशेंट पे करेगा उसके लिए, प्रोवाइडर के प्लेन में नॉन कवर था तो प्रोवाइडर छोड़ेगा, पैसे नहीं मांगेगा, और इंश्योरेंस के प्लेन में नॉन कवर होगा तो फिर इंश्योरेंस से प्रोसेस ही नहीं करेगी। सिंपल। CO31, पेशेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओवर इंश्योर्ड, इंश्योरेंस को पेशेंट ही नहीं मिल रहा जिसका बिल आपने भेज दिया, वो कह रहा है ये है ही नहीं हमारा, हमारा बंदा ही नहीं है ये, हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इसने सब्सक्राइब ही नहीं की पेमेंट। ये क्या रीजन होता है? डेमोग्राफिक सबसे ज्यादा एरर होता है इसका रीजन। सब्सक्राइबर और पेशेंट नेम के स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर गलत है, या हमने किसी और ग्रुप को भेजना था, किसी और इंश्योरेंस को भेजना था, किसी और इंश्योरेंस को भेज दिया। जैसे एक इंश्योरेंस के आगे बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, यूनाइटेड हेल्थ केयर है,
उसके आगे 10 प्लेन है, यूनाइटेड मेडिकल रिसोर्स है, वेलमेड है, इसी तरह से डिफरेंट सारे यूनाइटेड हेल्थ केयर के प्लेन हैं। सिग्ना है, सिग्ना का वो स्प्रिंग एक प्लेन है, उसका पता नहीं वेलनेस प्लेन है, पता नहीं कौन कौन से प्लेन है। अब जिस प्लेन को एग्जैक्टली हमने भेजना था, हमने उसको नहीं भेजा, किसी और को भेज दिया। तो जब उसके पास, जब आपकी यूनिवर्सिटी कोई और है, आप जाके दूसरे के गेट पे जा रहे हो और वो अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा रहे हो, तो वो तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारी वो उसका प्लेन ही नहीं था, उसको हमने बिल किया, तो वो तो पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। उस सूरत में हमने क्या देखना है सबसे ज्यादा, अपने अपनी पॉलिसी एग्जैक्टली देखना है, प्लेन देखना है, इंश्योरेंस की हमने जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है सो डबल चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसमें से देख लेना है एलिजिबिलिटी में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पेशेंट की, हमने अपने डेमोग्राफिक में वैसे ही एंटर करनी है और फिर क्लेम सबमिट करवाना है। 252 अटैचमेंट और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, नाम से जाहिर है कि एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, वो मेडिकल नोट्स मांग रहा है, या वो क्या कह रहा है सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो प्राइमरी की ईओबी मांग रही है, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि प्राइमरी इंश्योरेंस की ईओबी चाहिए होती है हमेशा सेकेंडरी को बिल करने के लिए, वरना सेकेंडरी इंश्योरेंस समझती है कि मुझे ये प्राइमरी इंश्योरेंस समझ के बिल भेज रही है, तो उसको हम भेजते हैं कि भाई आप सेकेंडरी हैं और आपने इतना पोर्शन करना है। वरना अगर हम ईओबी नहीं भेजेंगे तो उसको बिल बिल अमाउंट ही शो हो रही होगी, ठीक है। उसको ये नहीं समझ आएगी कि ऑलरेडी पेड है, उसको जब हम भेज रहे होते हैं बिल, तो बिल्ड अमाउंट शो होती है उसे, चार्जेस, टोटल चार्जेस शो होते हैं, तो वो नहीं लगता कि हमें एज प्राइमरी समझ के इन्होंने भेज दिया। One should be review the account claim if submitted information correct. To further clarify which information is required, insurance call चाहिए होगी, attach provider request information और documents जो भी चाहिए हम सबमिट करा दें। 109 COB COB की तरह है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट की तरह, जो 22 का हमारा डिनायल था। इसमें क्लेम इज नॉट कवर्ड बाय दिस कॉन्ट्रैक्टर, इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्टर के बाय से कवर नहीं है, तो इसका मतलब है कोई और कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे कमर्शियल इंश्योरेंस CO22 का डिनाई करती है, COB का डिनाई उसी तरह से मेडिकेयर 109 का डिनाई करती है। रीजन सेम, वो प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं होती, ठीक है, वो प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं होती, कोई और प्राइमरी इंश्योरेंस होती है। और मेडिकेयर के मामले में हमने पढ़ा था कि जब मेडिकेयर का कोई मैनेज केयर प्लान होता है, तो मेडिकेयर एज प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं जाती, बल्कि वो मैनेज केयर प्लान जाता है, ठीक है। जो भी मैनेज केयर प्लान है, जो भी कमर्शियल पेयर है, वो जाएगा। अब क्या होगा, पेशेंट इनरोल इन द मेडिकेयर एडवांटेज प्लान ही मैनेज केयर प्लान होता है, ठीक है। Claim is submitted to the insurance company that is is not patient's primary insurance, or in case of secondary insurance वो क्या मांग रही है, प्राइमरी की ईओबी। इस सूरत में हमने क्या करना है, अकाउंट देखना है, क्लेम सबमिटेड इंफॉर्मेशन करेक्ट है, और इन केस ऑफ MCR मेडिकेयर को ही कहते हैं, ठीक है। MCR क्या है, मेडिकेयर एडवांटेज प्लान को देख प्राइमरी बिल करना है। चेक स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन रिसीव में बी मिसिंग, देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें स्कैनिंग देखनी है, तो स्कैनिंग के अंदर सॉरी स्कैन जो हमें भेजा है, या डॉक्टर ने जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ऑफिस से हमें आई थी, उसको चेक करना कि कहीं हमने इंश्योरेंस लिखी हुई तो नहीं थी, प्राइमरी तो हमने मिस कर दी हो, कि मेडिकेयर देख के हमने मेडिकेयर को सबमिट कराया, बड़ा पेयर है, इसी को भेजो, ठीक है। और अगर कुछ नहीं मिलता तो हमने क्या करना था, पेशेंट को बिल करके पेशेंट से पूछना होता है कि तुम्हारी प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है। PO 204 इक्विपमेंट ड्रग इज नॉट कवर्ड अंडर पेशेंट करंट प्लान, अभी जो प्लान उसने लिया उसमें ये कवर नहीं हो रही थी सर्विस। अब क्या होगा, पेशेंट मे नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट, सर्विसेज डिनाइड बिकॉज पेशेंट प्लान डजंट सपोर्ट द सर्विसेज, प्लान में आ रही नहीं थी। परफॉर्म सर्विसेज हैज बीन लैब्स रिमूव, पहले जब पुराना जब वो प्लेन लेता था उसमें आती होती थी, लेकिन अभी का जो प्लेन लिया उसमें नहीं आती, बनता ही नहीं, वो पैकेज बन ही नहीं रहा। वो जैसे कहते होते ना कि डील, कोई हम डील मंगवाते हैं तो उस डील के अंदर पहले ये वाली चीजें होती है, बाद में जब डील मंगवाते हैं चेंज हो जाती है ना चीजें, तो वो कहते हैं कि पहले हुआ करती थी। वो मुफक्कर है ना, हाँ, आखिर में फाइनल के देते हैं क्या। मल्टीपल सिमिलर सर्विसेज आर सबमिटेड टू द इंश्योरेंस, पहले भी वो बिल हो चुकी है सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम, एनसीसी एडिट में देख लेते हैं कोई मॉडिफायर वगैरह तो नहीं चाहिए, बंडल सर्विसेज हैं या इस तरह की चीजें, नीड पेशेंट बिल टू सर्विसेज आर नॉट कवर, अगर वाकई पेशेंट के प्लान में कवर नहीं है तो पेशेंट को बिल कर दो, वो पे करेगा। B16 है, COB16, एक CO16 लैक ऑफ इन्फो पढ़ा था हमने, COB16 का मतलब है पेशेंट एड्रेसेस बिकॉज न्यू पेशेंट क्वालिफिकेशन वर नॉट मेट। न्यू पेशेंट कौन सा होता है,
पहली दफा है। न्यू पेशेंट कोड इज बिल्ड फॉर द एस्टेब्लिश पेशेंट, तो एस्टेब्लिश पेशेंट कौन हुआ? जो बार बार आता है। अगर एस्टेब्लिश पेशेंट को हम न्यू पेशेंट का कोड लगाएंगे तब COB16 का डिनाई आएगा, तो उसमें हमने क्या करना होता है? एस्टेब्लिश का कोड लगाना होता है, बस दैट, इतनी सी बात थी। अब इसको आप लोगों ने करना है, इसको अच्छे से रिवाइज